हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन टूर पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक का तीसरा अध्याय जो पढ़ रहे थे उसको। उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से जो है लोग मवेशी, घोड़े और रथों के लिए युद्ध किया करते थे। साथ ही साथ ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है, ऋग्वेद की क्या क्या प्रमुख बातें हैं, कौन कौन से जो देवता हैं वो ऋग्वेद में महत्व रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमने चर्चा लास्ट क्लास में कर ली थी। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे एनसीईआरटी क्या कहती है। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी खास प्रकार की लोगों की विशेषता को दर्शाते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, साथ ही साथ निवास स्थान या उनकी सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। अगर हम बात करें लोगों के जो वर्गीकरण की, कि लोगों को आखिर वर्गीकृत कैसे किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा जाता है, तो या तो उनके काम को ध्यान में रख के, जैसे जो कपड़ा बनाने वाले हैं उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे, जो लोग राजा महाराजा का काम कर रहे हैं उनको अलग रखेंगे, जो लोग ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, मीन कि जो लोग पूजा पाठ का काम कर रहे हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। तो काम के आधार पर रखा गया। भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को भाषा के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे हिंदी बोलने वाले के हिंदी भाषी बोलते हैं, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनको इंग्लिश बोला जाता है। इसी प्रकार से अन्य भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो भाषा के आधार पर भी लोगों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके परिवार के आधार पर या किसी समुदाय के आधार पर हम लोग लोगों को डिवाइड करके देख सकते हैं कि जैसे दो समुदाय हो सकते हैं, है ना। समुदाय, अलग अलग समुदाय हो सकते हैं, एक ही गांव में अलग अलग समुदाय के लोग रहा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समुदाय में, जाति में, धर्म के हिसाब से लोगों को डिवाइड करके भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ उनके निवास स्थान के आधार पर भी लोगों को डिवाइस डिवाइड किया जाता है। जैसे जो लोग मंगोलिया में है उनको मंगोल कहा जाता है, जो लोग भारत में है उनको भारतीय कहा जाता है। उसी प्रकार से जो लोग अन्य देशों में, उनको उनके देश के हिसाब से या उनके रहने के स्थान के हिसाब से उनको नाम दिया जा सकता है। साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से भी उनको नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई आधार हैं लोगों को वर्गीकृत करने के। ऋग्वेद में भी कुछ इस प्रकार के हमें क्या मिलते हैं, वर्गीकरण मिलते हैं। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखा गया है। ऐसे कुछ शब्द मिले हैं ऋग्वेद के अंदर जो लोगों की विशेषता बताते हैं और जिनसे लोगों की पहचान होती है कि कौन से लोग किस प्रकार के काम में इन्वॉल्व थे या किस क्षेत्र विशेष में रहा करते होंगे। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। मतलब काम के आधार पर अगर वर्गीकरण की हम बात करें तो यहाँ एनसीईआरटी के अंदर दो समूह का जिक्र किया गया है। एक पुरोहित, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तो पुरोहित एक समूह है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान जो करते थे। और दूसरे लोग थे राजा। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो हमें उल्लेख मिलता है, जो लोगों का वर्गीकरण मिलता है, वो प्राय दो भागों में मिलता है। एक तरफ पुरोहित होते हैं जो यज्ञ कार्यों में भाग लेते हैं और पठन पाठन का कार्य कराते हैं, यानी कि जो पढ़ने का या पढ़ाने का काम करें या फिर जो यज्ञ कार्यों को संपन्न करवाएं, वैसे लोगों को पुरोहित कहा जाता था। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे लोग थे राजा जिनका काम था अपने प्रजा, अपने क्षेत्र की देखभाल करना, अपने प्रजा की देखभाल करना। तो ये सब राजा का काम था। ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में अब आप बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो राजा हैं, जो सरदार हुआ करते थे कबीले के, वो युद्ध में जीती गई राशि को क्या करते थे कि कुछ अपने पास रखते थे, कुछ पुरोहितों को दे देते थे। साथ ही साथ जितना कुछ यज्ञ के लिए रख लेते थे और जितनी भी राशि बचती थी, मतलब जितना भी धन बचता था, उसे आपस में सब लोग बांट लिया करते थे। तो इस प्रकार से तो एक हमें मिलता है पुरोहित का वर्णन और एक मिलता है राजा। राजा कुछ इस प्रकार के होते थे जो अपने ही कबीले के अंदर रहेंगे और अपने कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे। इनके पास कोई अस्थाई सेना नहीं हुआ करती थी
और ना ही ये कभी टैक्स कलेक्शन किया करते थे। इनके जो आमदनी का स्रोत था वो लोगों के द्वारा दिए गए उपहार हो गया, या फिर युद्ध में जो धन की प्राप्ति हुई उसमें से कुछ हिस्सा इनके लिए जो अलग से लोगों ने सम्मान पूर्वक दिया वो हो गया। तो टैक्स ये लोग नहीं वसूला करते थे। तो ये थे ऋग्वेद काल के राजा। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल के राजा की क्या विशेषता थी कि इनके पास कोई अपनी सेना नहीं थी, ये महलों में नहीं रहा करते थे, और साथ ही साथ ये टैक्स कलेक्शन भी नहीं किया करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, जैसा कि बाद के शासन में देखा जाएगा। बाद के इतिहास में हम लोग को देखने को मिलता है कि राजा की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा होता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, वो राजा की गद्दी पर आसीन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जो राजा का चुनाव होता था ये लोग सभा में मिला करते थे, सभा बनाकर बैठा करते थे और डिस्कशन किया करते थे। उन्हीं सभा में से जो लोग योग्य और प्रतिभाशाली होते थे उनको राजा या सरदार का पद दे दिया जाता था लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा नहीं बनता था, बल्कि जो सभा बैठेगी, सभा के द्वारा चुना जाता था कि अगला राजा हम किसे चुनेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। ठीक है, एक तरह से हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र देखने को मिल रहा है। तो ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा काल माना जाता है और यहाँ पर हमें लोकतंत्र भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता था। मतलब अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में पुरोहित हैं और राजा है, और अगर बात करें जनता की तो जनता के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता था। किसमें? ऋग्वेद में। एक था जन, पहला शब्द है जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन जो होता है वो जनता के लिए हम लोग यूज करते हैं, जनप्रतिनिधि या फिर जनता। ऐसे हम लोग जनता के लिए क्या करते हैं, अपने जो नॉर्मल पीपुल है उनके लिए जन का प्रयोग करते हैं। दूसरा था विश। तो ऋग्वेद में प्राप्त होने वाले, जनता के लिए प्राप्त होने वाले दो शब्द हैं जन और विश। ठीक है, तो जनता जिसका प्रयोग आज भी हिंदी भाषा में होता है, और विश जिससे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, विश्व से निकला है वैश्य शब्द। विश्य हालांकि व्यापारियों को बोला जाता है। ठीक है, व्यापारी, तो विश्व से व्यापारी का संबोधन होता है। तो आम जनता के लिए दो शब्द हैं, एक शब्द है जन और दूसरा है विश। ऋग्वेद में ये दोनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विश और जन के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यदु जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ऋग्वेद में कई सारे ऐसे जन हैं, कैसे कई सारे ऐसे लोगों के समुदाय हैं, समूह हैं, जिनका उल्लेख किया गया है। और चूंकि लोगों को जन से या विश से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए ऋग्वेद के अंदर कई सारे जन या लोगों के समुदायों का समूह मिलता है। एक जैसे पुरुजन या पुरुविश, एक है भरत जन जिसके नाम पे ही हमारे देश का जो है नाम भारत पड़ा है। तो एक बार भारत जन का भी उल्लेख मिलता है, यदु जन का भी उल्लेख मिलता है, और ऐसे ही कई सारे जन का उल्लेख मिलता है। और जन से यहाँ पे अर्थ होता है जनता। ठीक है, जनता या लोगों का समूह। जन का मतलब होगा लोगों का समूह या समुदाय। ठीक है, लोगों का समूह या समुदाय। चलिए, तो ये हो गया। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं या जितनी भी ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं को रचना करने वाले, इन ऋचाओं की रचना करने वाले खुद को आर्य कहा करते थे। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं आर्य समाज के बारे में या फिर आर्य संस्कृति के बारे में। तो आर्य संस्कृति कौन से लोग थे जिन्होंने ऋग्वेद की रचना की? आर्य वही लोग थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में आए, और इन्हीं के द्वारा भारत में ऋग्वेद को लाया गया। तो ये लोग खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि जो ऋग्वेद में के रचयिता है, जो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के रचयिता हैं, वे खुद को आर्य कहते थे, और अपने दुश्मनों को या अपने विरोधियों को, जो लोग इनका विरोध करते थे, इन
इनको इनसे उनकी दुश्मनी थी, उसे ये लोग दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में हमें एक युद्ध का भी उल्लेख मिलता है जिसे दसराज युद्ध कहते हैं। चलिए, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। आर्य जनरली क्या करते थे, यज्ञ कर्मों में भाग लेते थे, बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, पशुपालन किया करते थे और जनरली गाँव में रहा करते थे। ये आर्य संस्कृति थी। और आर्य जो कि बाहर से भारत में आते हैं और भारत के लोग यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो यहाँ के लोगों को दास या दस्यु कहते हैं। तो दस्यु का मतलब वे लोग जो यज्ञ कार्य में भाग नहीं लेते हैं, जो यज्ञ नहीं करते और शायद दूसरी भाषाएं बोलते हैं, मतलब आर्यों के उलट दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास या दासी, ठीक है, जिसका स्त्रीलिंग होता है दासी, शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले ये जो दास था, ये किसके लिए प्रयोग होता था? दास शब्द का प्रयोग होता था उन लोगों के लिए जो आर्य के विरोधी थे और यज्ञ कार्य में भाग नहीं लिया करते थे, और धीरे धीरे आगे चलकर दास या दासी शब्द का मतलब हो गया गुलाम। ठीक है, तो दास या दासी शब्द का मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ऋग्वेद के अनुसार दास किसे कहा जाता था? दास वे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था और उनसे अपने काम करवाए जाते थे। ठीक है, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, मतलब जिसने उन्हें बंदी बनाया है वे उसके जायदाद हुए, उनकी जो क्या बोलते हैं उसे उनकी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। तो जो लोग युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे, ठीक है, उन्हें बंदी बनाकर मालिक जिसने भी बंदी बनाया है वो उन्हें अपने साथ लाता था और उनसे जो मन चाहे वो करवाता था, और इस चीज को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, और दास दस्यु जनरली क्या थे? आर्यों के विरोधी हुआ करते थे। ठीक है, जिन्हें आर्य लोग युद्ध के दौरान परास्त करके और फिर अपने साथ ले जाकर उनसे मनचाहा वर्क करवाते थे, और यही शब्द बाद में जाकर गुलाम शब्द बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जिस युग में उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, मतलब जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, उपमहाद्वीप मतलब कहने का अर्थ है भारत, एक मिनट, उपमहाद्वीप कहने का अर्थ है ये भारत का जो हिस्सा है, और इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और नीचे है श्रीलंका। तो ये जितने भी 6 राज्य हैं वो इन्हें सम्मिलित रूप से उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो जिस युग में इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम का मतलब हुआ भारत के इस वाले इलाके में जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी, जिस समय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में सब जगह विकास एक साथ नहीं हुआ। ठीक है, सब जगह विकास एक साथ नहीं हुआ। ये वाला जो हिस्सा है उत्तर पश्चिम का, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल चल रहा है, यहाँ पर ऋग्वेद की रचना हो रही है, लोग पढ़े लिखे हैं और लोग गाँव में अब रहने लगे हैं। गाँव में रहने के साथ साथ यहाँ पर नगरों का भी धीरे धीरे विकास हो रहा है, लोग पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन के साथ साथ लोग जो है कृषि कार्य में भी संलग्न है। तो ये बात हो गई भारत के इस हिस्से की, उत्तर पश्चिमी हिस्से की। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसका हिस्सा था। उसी समय सेम इसी टाइम पे कुछ ऐसे भी स्थान थे जहां पर कुछ अलग ही चीजें हुआ कर रही थी, इनके जस्ट उलट। जैसे ये दक्षिण का जो इलाका है, यहाँ पर कुछ अलग ही चीजें चल रही थी जो कि इसके ठीक उल्टी थी, या यूं कहे कि इससे थोड़ी कम विकसित थी। ओके, तो अब हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, खामोश प्रहरी यानी कहानी महापाषाणों की। तो अब हम लोग बात करेंगे महापाषाण संस्कृति की। हमने ऋग्वैदिक काल को जान लिया जो कि भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में विकसित हो रही थी। एक चित्र दिया गया है अगले पेज पर, उसे हम लोग जानेंगे। ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण का मतलब क्या होता है? महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो
आगे जो एक शिलाखंड दिया गया है उसे महापाषाण नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये आप देखो यहाँ पर एक शिलाखंड दिया गया है। क्या दिया गया है कि एक बीच में ऐसे कब्र बनाई हुई है। कब्र में यहाँ पर एक होल बनाया गया है जिससे लाश को अंदर डाला जाता होगा। ठीक है, लोगों को अंदर डाल दिया जाता होगा और साथ ही साथ इस लाश को या इस जो कब्र है, सॉरी कब्र को इंडिकेट करने के लिए इसके चारों साइड बड़े बड़े पत्थर से इस पे घेरा बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल ही महापाषाण को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे भी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होगा वो संस्कृति महापाषाण संस्कृति के नाम से जानी जाएगी। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। करीने मतलब वो किनारे किनारे बड़े बड़े, जैसे ये कब्र है तो कब्र के चारों तरफ क्या कर दिए गए, बड़े बड़े पत्थरों को गाड़ दिया गया था लोगों के द्वारा। ठीक है, महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। और देखो लगभग 2500 साल पहले ऋग्वैदिक काल भी शुरू होता है और उससे थोड़ी सी ही समय पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है, जब महापाषाण संस्कृति की शुरुआत यहाँ पर होती है। और उस समय आप अगर देखो तो लगभग 3000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में सिंधु घाटी सभ्यता भी चल रही थी। तो हमें कोई भी चीज को जो है रिलेट करते चलना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 4700 वर्ष पूर्व से लेकर जो है 2900 साल पहले तक, 2900 साल पहले तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पश्चिम इलाके में रही। तो लगभग 3000 साल पहले ये जो प्रथा है ये शुरू हुई। कौन सी? महापाषाण कब्र बनाने की, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करके लोगों को दफनाने की शुरुआत जो है वो 3000 साल पहले लगभग हुई। यह प्रथा दक्कन दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। देख लेना मैप पर कि ये चीजें कहाँ कहाँ पे प्रचलित थी, महापाषाण संस्कृति कहाँ कहाँ प्रचलित थी। तो अगर हम बात करें भारत की तो एक सेकंड, अगर हम बात करें भारत की तो ये भारत अगर हम मान लेते हैं, मैप थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई नहीं, काम चलेगा। तो अगर भारत की हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में तो सिंधु घाटी सभ्यता और लगभग इसके बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता इस इलाके में फल फूल रही थी। अगर हम बात करें दक्कन वाले इलाके की तो ये है हमारा दक्कन का एरिया। तो दक्कन वाले इलाके में महापाषाण संस्कृति चल रही थी उसी समय में, लगभग 3000 साल पहले की बात है। उसके साथ साथ कहाँ पर ये संस्कृति थी? दक्षिण भारत यानी दक्षिण के जितने भी ये प्रदेश है इनमें, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत हम इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इम्फाल, जो भी है शहर इधर, यहाँ पर। और साथ ही साथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पर ऐसी संस्कृति प्रचलन में थी। और इन सब के प्रचलन की जो एक कारण हम कहें कि इन सब के प्रचलन का मेन कारण क्या हो सकता है? बड़े बड़े पत्थरों की उपस्थिति। आप ध्यान से देखो तो जो कश्मीर का इलाका है यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ पर पत्थर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें उत्तर पूर्व भारत की तो यहाँ भी हिमालय पर्वत का विस्तार है। साथ ही साथ इधर आपको देखेंगे तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं उत्तर, और हिमालय का भी कुछ विस्तार है। तो यहाँ भी पत्थरों की जो उपस्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। दक्षिण भारत में पत्थरों की उपस्थिति है, साथ ही साथ दक्कन प्रदेश में भी पत्थरों की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल करके लोगों को दफनाने की प्रथा शुरू की। और वहीं अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता जिस इलाके में है तो वहाँ पर पत्थरों की उपस्थिति ना होकर रेगिस्तानी इलाका है और यूं कहें कि नदी किनारे बसे मैदानी प्रदेश है। तो वहाँ पे पत्थरों की स्थिति नहीं है, जिसकी वजह से पत्थरों की उपस्थिति नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो डिपेंड करता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है कोई भी चीज़ मिलने की। ठीक है, तो इसको अगर याद करना हो तो आप बस ये देख लेना कि किन किन इलाकों में जो है पहाड़ या पत्थर उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हम महापाषाण संस्कृति को बता सकते हैं। जैसे कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, उत्तर पूर्व हो गया, और दक्षिण भारत और दक्कन का पठार, ये सारे इलाके में पत्थरों की उपस्थिति अच्छी खासी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईजिली यहाँ पर ईजिली जो है पत्थर मिल जाते हैं और यहाँ पर महापाषाण जो संस्कृति है वो उत्पन्न होती है। महापाषाण कब्रें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं।
और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण को जो है जमीन के भीतर गाड़ा हुआ होता है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर। इस पे देखो, हमने अभी बात की थी महापाषाण की। तो महापाषाण क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े से बनाया गया एक कब्र महापाषाण कब्र कहलाता है। तो आप देखो इसको किस प्रकार से ये बनाया गया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर कब्र है और कब्र के अंदर आदमी को या जो शव है उसको डालने के लिए यहाँ पर एक होल दिया गया है जो कि बाहर से खुलता होगा। ठीक है, इसके अलावा चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों से इसको घेरा हुआ है और पूरा एक घेरा बनाकर इस कब्र को बनाया गया है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कई बार तो ऐसी गोला आकृति मिल गई, कभी कभी एक ऐसे खड़ा पत्थर ही मिल जाता है और इसके नीचे कब्र बनी होती है। ठीक है, तो ये जनरली किसके लिए यूज होता होगा? ये निशान के लिए यूज होता होगा कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाएगा। ठीक है, यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। मतलब अगर किसी जगह पर ऐसे पत्थरों को खड़ा पाया गया तो इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे जरूर किसी की कब्र बनी होगी। जैसा कि ईसाई धर्म में आज भी देखते हैं कि कब्रों के ऊपर जो है एक नेम प्लेट लगा होता है जिसके ऊपर उसके नाम, जन्म तिथि, ये सब कुछ दर्शाई जाती है। ठीक है, तो ये परंपरा उसी समय से चली आ रही है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर जितनी भी कब्रें मिली हैं महापाषाण संस्कृति के अंदर, जो भी कब्रें मिली हैं, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ समानताएं हैं। और क्या है ये समानताएं? तो सबसे पहली जो समानता दिखती है हमको वो है कि मृतकों को एक खास प्रकार के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। एक जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो उसको दफनाने से पहले उसके साथ मिट्टी का एक बर्तन रख दिया जाता था और इस पर काले लाल मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। ये काला और लाल इस पे कलर चढ़ा रहता था, तो काले लाल मिट्टी के, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, ऐसे बर्तन हुआ करते थे। इनके साथ ही मिले हैं, मतलब कि जो शव हमें मिले हैं, जितने भी शव मिले हैं महापाषाण संस्कृति में, तो उसमें एक बर्तन भी मिला है जो कि उनके साथ ही जनरली दफनाया जाता था। साथ ही साथ लोहे के औजार और हथियार भी मिले हैं, घोड़े के कंकाल और सामान और पत्थर और सोने के गहने, ये सभी चीजें जो हैं लोगों के साथ ही दफना दिए जाते थे। तो इसका कारण क्या था कि लोगों की जो मान्यताएं थी उस समय की, वो ये थी कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है और इसके वजह से अगर कोई किसी योद्धा की मृत्यु होती है तो उसके साथ उसके जितने औजार हैं, हथियार हैं, उनको भी दफनाया गया। उसका जो प्रिय घोड़ा है उसको भी कभी कभी मर जाने पर या फिर जीते जी, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुत्ते के कंकाल को भी, बकरी के कंकाल को भी दर्शाया गया था, दिखाया गया था, दफनाया गया था साथ में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को भी साथ में दफना दिया जाता था। साथ ही साथ उसके जो गहने हुआ करते थे उनको भी लोग साथ में दफना दिया करते थे। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो ये आपको बताना है, हड़प्पा सभ्यता आपने जब पढ़ी तो उसमें कहीं आपको लोहे का प्रयोग दिखा? तो बिल्कुल नहीं। लोहे का जो प्रयोग है वो वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल से ही माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जिस समय थी उस समय लोहे का कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोग कुछ सामान देखेंगे यहाँ पर जो हमें मिले हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि ये जो चित्र हमने देखा ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान या शिष्ट कहा जाता है। ताबूत मतलब कि एक बॉक्स, और बॉक्स के अंदर शव को डाल के दफना देना। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बना हुआ है, यानी कि बड़ा सा सुराख है। और इस सुराख का प्रयोग मैंने बताया कि इसके अंदर शव को डालने के लिए या अंदर जाने आने के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी चीजें जो हमें कब्र के साथ मिलती हैं वो कुछ इस प्रकार के लोहे के चीजें, उपकरण मिलती है। घोड़े के अस्थि पंजर है ये। ठीक है, महापाषाण कपड़ों से मिले लोहे के कुछ सामान यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोहे के कुछ सामान मिले हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए जो सामान होते हैं, घोड़े के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं, ये दिए गए हैं। और कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। कटार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये सभी चीजें जो भी है महापाषाण कब्रों के अंदर दफनाई गई हुई थी।
ठीक है, जो कि कब्रों के भीतर से प्राप्त हुई है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दी गई है, उनको हम देख लेते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में कैसे पता चलता है। जैसे हमने क्या देखा, हमने देखा कि उत्तर पश्चिम भाग्य में जो है अभी ऋग्वैदिक काल चल रहा है और वहाँ पे लोग जो है पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कार्य में लगे हैं, ऋग्वेद की रचनाएं हो रही हैं, लोगों को जो है पुरोहित और राजा में बांटा गया है। राजा भी जो है वो आम राजा, उस नॉर्मल राजा की तरह नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसे लोग रहा करते हैं वैसे ही अपने कबीले के साथ रहता है। राजा का जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, सभाओं के द्वारा होता है। और ऐसी ही तमाम बातें जो है अभी तक हमने कर ली। इसके बाद हमने देखा कि दक्षिण भारत में इसी समय और साथ ही साथ उत्तर पूर्व भारत में जो है इसी समय महापाषाण संस्कृति चल रही थी और यहाँ पर महापाषाण के अंतर्गत लोगों को बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके दफनाया जा रहा था। ठीक है, दफनाने के साथ साथ कब्रों में ही कुछ ऐसी चीजें भी डाल दी जा रही थी जिनका वे लोग प्रयोग किया करते थे, जैसे औजार हो गए, उनके हथियार हो गए, घोड़े के जो सामान हो गए, घोड़े के लिए, रथ पे बैठने के लिए जो भी सामान उनके हुआ करते थे, आभूषण, ये सभी चीजें जो है कब्रों के साथ ही दफना दिया जाता था। तो इस चीजों से कहीं ना कहीं लोगों की असमानता के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किस प्रकार से ये असमानता को दर्शाता था, चलिए देखते हैं। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। मतलब जो भी कब्रों से चीजें बरामद होती हैं, तो पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो जो भी चीजें हैं वो उसी व्यक्ति की होंगी जो मरा हुआ है, जिसकी ये कब्र है। ठीक है, कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे से की जाती है। जैसे मान के चलो कि अगर दो कब्रें हैं तो दो कब्रों में से एक कब्र के अंदर बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त होती है और जबकि एक के अंदर बहुत कम या किसी और के अंदर बिल्कुल ही चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। तो एक की तुलना दूसरे के साथ हमेशा की जाती थी। ब्रह्मगिरी एक जगह है, यहाँ पर की एक कहानी दी है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ब्रह्मगिरी ब्रह्मगिरी से प्राप्त एक कब्र में व्यक्ति के कंकाल के साथ 33 सोने के सिक्के या मनके और एक शंख पाया गया है। और वहीं दूसरे कंकाल की अगर बात करें तो इसमें कुछ मिट्टी के बस बर्तन ही मिले हैं, किसी प्रकार का सोने का मनका या शंख ये सब नहीं मिला है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि लोगों के बीच में तब भी असमानताएं थी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। तो जिन लोगों के साथ ये 33 सोने के मनके मिले या कोई शंख पाया गया या किसी अन्य प्रकार के आभूषण पाए गए हैं, तो वे लोग जो है, ऐसा माना गया कि वे लोग धनी हुआ करते होंगे या वे लोग सरदार हुआ करते थे। ठीक है, राजा हुआ करते थे। और वही जिन लोगों के पास केवल मिट्टी के बर्तन और कुछ छोटे मोटे औजार ही मिले हैं, उन उनको माना गया कि ये लोग आम लोग होंगे, जिन जो कि गरीब कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो इस प्रकार से जो पुरातत्वविद है इसमें डिफरेंस पता करते हैं। और अब एक और पॉइंट आता है कि क्या कुछ कब्रें खास परिवार के लिए ही बनाई गई थी। जैसे हमने अभी देखा कि एक कब्र है जिसके अंदर यहाँ पर पोर्ट बना हुआ है, मेन होल बनाया गया है और उसको बड़े बड़े पत्थरों के साथ घेरा गया है। तो ऐसी बहुत सारी कब्रें नहीं मिली हैं, कुछ ही कब्रें मिली हैं। तो क्या ये कब्रें जो हैं वो किसी खास परिवार के लिए बनाई गई थी, यानी कि किसी खास परिवार में जब कोई व्यक्ति मरता था तो क्या वो एक ही कब्र का प्रयोग हमेशा करते थे, जैसा कि इस पोर्ट से पता चलता है। ठीक है, चलिए। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी हमने क्या देखा कि जो ये कब्रें हैं इसके अंदर एक से ज्यादा लोगों के शव हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब हो सकता है कि आज से 5 साल पहले किसी को यहाँ पे दफनाया गया, 5 साल बाद किसी और की मृत्यु होती है तो फिर से उसको लाकर इसी कब्र में दफना दिया गया, और उसके बाद फिर किसी की मृत्यु होती है तो उसको भी लाकर इसी कब्र में दफना गया, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। मतलब कब्र को खोला नहीं जाता था, बल्कि यहाँ पर जो होल बना हुआ है इसी होल के रास्ते से बाद में मरने वाले लोगों को अंदर डाल दिया जाता था। ऐसा मैंने जो पोर्ट होल ऊपर आपको दिखाया इसमें, तो यहाँ से डाल दिया जाता था लोगों को। ठीक है, ऐसे स्थानों पर गोलाकार
लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। और ये जो चारों तरफ पत्थर लगाए गए हैं ये चिन्ह के लिए है कि ये किसी खास परिवार की कब्र है, या लोगों ने अपने चिन्ह के लिए, अपने जो है पहचान के लिए इन चीजों को बनाया था, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग इनाम गांव की। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव आपके मानचित्र में दिया गया है, अभी हम इसे लॉकआउट करेंगे। ये भीमा की एक सहायक नदी है, घोड़। ठीक है, भीमा नदी की ही एक सहायक नदी है घोड़, और इसी के किनारे बसा एक गांव है जिसका नाम है इनाम गांव। ठीक है, इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। तो यह जो जगह है इनाम गांव, यहाँ पे लगभग 3600 से लेकर 2700 साल तक पहले लोग रहा करते थे, और ये जो थी एक महापाषाण संस्कृति की का गांव था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन एक महापाषाणिक गांव है या महापाषाणिक स्थल है, तो ये इसमें इनाम गांव का नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। मतलब जो लोग बूढ़े हो जाया करते थे, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी, उनको दफनाने के लिए गड्ढे खोदकर और उसके अंदर ऐसे सीधा दफनाया जाता था। ठीक है, सीधा ऐसे दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और ये जो सिर है वो उत्तर दिशा में, और जो पैर है वो साउथ दिशा में होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था, मतलब कि ये कब्र कहीं बाहर नहीं बल्कि घर के आंगन में ही हुआ करती थी, घर के अंदर ही हुआ करती थी। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे, और साथ ही साथ इस शव के पास जो है खाना पानी के लिए कोई बर्तन भी रख दिया जाता था, जिसमें कुछ खाना पीना रखकर और लोगों को दफना दिया जाता था। ठीक है, अब ये सब अनुमान कैसे लगा? तो ये सब अनुमान लगा किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकानों के आंगन में, एक आदमी का जो शव मिला है वो कहाँ मिला है? 5 कमरा, एक ऐसा घर जिसके अंदर 5 कमरा है, 5 कमरे हैं, और 5 कमरे वाले घर के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। एक आदमी को क्या किया गया था कि एक बक्से के अंदर जिसमें 4 पैर ऐसे थे, इसमें बंद करके और घर के आंगन के अंदर ही दफना दिया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह गांव, यह घर जो बस्ती के बीचों बीच बसा था, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। मतलब उस गांव में और भी कई सारे घर थे, लेकिन उनमें से ही एक घर ये भी था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था, और 100 के पेड़ मुड़े हुए थे। तो ये बात थी इनाम गांव से जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी कब्र मिली है उसके बारे में। ठीक है, अब आइए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अगर हम कंकालों का अध्ययन करें तो हमें क्या क्या चीज़ों की पता चलता है। जैसे छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर हम बात करें तो किसी बच्चे के कंकाल को पहचानना बहुत आसान होगा क्योंकि उसका आकार छोटा है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? है ना, तो क्योंकि कंकाल तो मर चुका है, जो व्यक्ति है वो मर चुका है, तो इसका पता कैसे लगाया जाए कि वो जो कंकाल है, जो मरे हुए व्यक्ति का शव है, वो किसका है, महिला का है या पुरुष का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ सामान के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। मतलब कि मान के चलो कि कोई कब्र खोदी गई और उस कब्र के साथ कुछ गहने भी प्राप्त हो गए, तो जनरली लोगों ने कहा कि ये किसी महिला की कब्र है, लेकिन इसमें कई सारी गड़बड़ियां थी। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ये समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि उस दौर में पुरुष भी आभूषण पहना करते थे, तो ये जो बात होती थी गहने वाली वो सटीक नहीं थी, उसमें भी कहीं ना कहीं समस्या थी, क्योंकि पुरुष भी तब आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। अगर बात करें कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका क्या था, तो बेहतर तरीका थी उसकी हड्डियां। ठीक है, उसकी हड्डियां, स्त्रियों की, सॉरी, हड्डियों की जांच है।
मतलब अगर हम हड्डियों की जांच कर लें तो उससे पता चल जाता था कि ये जो कंकाल है वो पुरुष का है कि महिला का है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी जो कोटि प्रदेश है या कूल्हा है वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस आधार पर पता लग जाता था कि ये जो शव है वो किसी पुरुष का है या किसी महिला का है। ओके, ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 200 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। यहाँ से इस बात को एकदम याद रख लेना कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो चरक संहिता लिखी गई थी चरक के द्वारा, ठीक है, लगभग 200 साल पहले। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं और आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियां से काफी ज्यादा है। मतलब आज के डेट में अगर देखें तो आज हमें क्या पता है कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां हैं, और जबकि चरक ने अपनी पुस्तक में कहा था, चरक संहिता में बताया है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड के हड्डियों को, जोड़ों को और कार्टिलेज को भी जोड़कर इनकी संख्या बताई थी। तो चरक ने जो हड्डियों की गणना की थी वो दांत वगैरह सबको गिनकर ही की थी। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने देखा कि इनाम गांव में जो कब्रें मिली हैं वो किस प्रकार की हैं, इनाम गांव से जो शव बरामद हुआ है उसमें क्या क्या खासियत है। तो अब हम लोग वहाँ के काम धंधों के बारे में चर्चा करेंगे कि वहाँ के लोग क्या काम धंधे करते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। मतलब जितने लोग वहां पे पुरातत्वविद गए थे, जो भी खोज करने गए थे, तो उनको वहां से कुछ अनाज के दाने भी मिले हैं और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये जितनी भी चीजें हैं इन सब के कंकाल वहां से प्राप्त हुए। इवन मछलियों की भी कंकाल जो है वहां से पाई गई है इनाम गांव से। ऐसे साक्ष्य मिले हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, ये सभी चीजों के साक्ष्य इनाम गांव से मिले हैं। तो लोगों के अगर काम धंधे की बात करें तो लोग वहां पर तब भी आखेटक और शिकारी ही हुआ करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और एक यहाँ पर अन्यंत्र दिया गया है, इसको आप ज़रूर पढ़ लेना। इसकी हमारे लिए अभी कोई उपयोगिता यहाँ पर नहीं है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वीडियो कैसी बनी है, और अगली वीडियो किस पर लाई जाए ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।